हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1960 में जो हमारा सब चैप्टर है अदर सर्वेंट्स, उसी में हम सेक्शन 71 ऑनवर्ड्स जो हैं वो देखेंगे और उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो सेक्शन 71 है वो देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो वो देखिए, ये जो है ये किसकी बात करता है? ये परमानेंट स्टाफ की बात करता है। यहाँ थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे कि यहाँ 71 ऑनवर्ड्स जो है सेक्शन, परमानेंट और टेम्परेरी स्टाफ की बात हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कहता है सेक्शन 71 में? ये कहता है कि देखिए, जनरल क्लॉज़ क्या है? जनरल जो बात कही गई है यहाँ पे कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो कौन-सा सर्वेंट क्या काम करेगा इसके बारे में और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी इसके बारे में, वो जो है एक स्पेशल रिज़ॉल्यूशन से इस बात का निर्धारण कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, यानी फैसला ले सकता है। ठीक है? तो ये तो जनरल रूल है। लेकिन क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि लेकिन सेक्शन 57, 66, 68, 70 यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की नहीं चलेगी। यहाँ पे जैसा कि वो सेक्शंस में कह रखा है वैसा माना जाएगा। इसी के बाद एक और एक्सेप्शन दे रखा है कि सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शन एज़ स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यू। ठीक है? तो ये क्या है आपका, ये 2 हम लोगों को एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं इसमें कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं न कोई स्पेशल डायरेक्शंस इश्यू कर रखी हैं, तो उसमें म्युनिसिपैलिटी कोई अपनी ये जो है बात नहीं बताएगी कि क्या कोई आदमी क्या डिस्चार्ज करेगा ड्यूटीज़ और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। स्टेट ने अगर जो कोई डायरेक्शन इश्यू करी है, तो वो फिर सारा का सारा खुद ही डिसाइड करेगी। ठीक है? तो यही आप समझेंगे कि ये जो एक क्रिटिसिज़्म होता है, मैं जिसे बार-बार कहता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी के पास अपना स्टाफ चुनने की जो जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक एक लोकल गवर्नमेंट होने के नाते, वो जो है काफ़ी हद तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाने में जो थोड़ा परेशानी करता है और ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं चल पाती है। ठीक है? तो ये जो है सेक्शन 71 ये कहता है। इसके बाद हम 72 देख लेते हैं कि 72 क्या कहता है? 72 ये कहता है कि देखिए, 2 आदमियों के बारे में ज़िक्र कर रखा है जिनको पावर है, प्रेज़िडेंट और एग्ज़ीक्यूटिव को। क्या पावर है? कि ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी एक आदमी को किस पे? 2 या 2 से ज़्यादा ऑफ़िस, यानी किसी और डेज़िग्नेशन पे उसको उससे काम करा सकते हैं। ये एक एक आदमी का करा सकते हैं या एक से ज़्यादा आदमी का करा सकते हैं। तो ऐसी पावर प्रेज़िडेंट और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के हाथ में है और वो किसी आदमी को ऐसा किसी का दूसरे आदमी का काम करा सकते हैं और उसको इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। और ये आदमी जब अपॉइंट हो जाएगा तो जो वाली ड्यूटीज़ हैं दूसरे आदमी की ये डिस्चार्ज करेगा। ठीक है? तो यहाँ तो ये जनरल रूल हो गया। तो यहाँ जो जनरल हो गया, एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट टू एक एक्सेप्शन भी है कि अगर एक्ट और रूल में ऐसा दे रखा है कि वो जो है, वो आदमी दूसरे आदमी के फंक्शंस नहीं डिस्चार्ज करेगा, तो उस सिचुएशन में प्रेज़िडेंट और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर चाहकर भी किसी आदमी को किसी दूसरे का काम नहीं करा सकते। तो ये जो है एक तरीके से इस सेक्शन का थीम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस, कहने का मतलब एक आदमी से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि वो जो दूसरे 2 ऑफिसेस हैं उनके काम कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस इसका थीम है सेक्शन 72 का। इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 73 क्या कहता है। देखिए, यहाँ जैसे कि पहले हमने बात करी है, अब बहुत सारे ऑफिसर्स की बात करी है, तो वो ठीक है अपनी जगह। यहाँ म्युनिसिपैलिटी के अंदर क्या होता है, एक एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक अलग इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन है। कहने का मतलब, जितने भी आप देखेंगे स्कूल्स जो होंगे, वो क्या होंगे, जितने भी नहीं काफ़ी हद तक स्कूल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, म्युनिसिपैलिटी से रन किए जाते हैं। रन करती है म्युनिसिपैलिटी, रन करती है। ख़ासकर आप देखेंगे दिल्ली में तो ये बहुत ज़्यादा होता है और कहीं दूसरी स्टेट्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो म्युनिसिपैलिटी जो है वो स्कूल रन करती है, यानी एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट को रन करती है।
तो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पर सिर्फ एक एज अ जनरल रूल ये कह रखा है कि ये जो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे यानी टीचर्स और ये जो जितना भी स्टाफ होगा वहाँ का स्टैब्लिशमेंट का, एजुकेशन स्टैब्लिशमेंट का, वो कौन करेगी, वो सच अथॉरिटी करेगी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई करे कि हाँ ये अथॉरिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है ये अपॉइंटमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने से ही क्या होंगे वो अपॉइंटमेंट होंगे। ठीक है। अ, अ, इसी के बाद ये कहता है जो है कि डिफरेंट अथॉरिटीज में बी स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पोस्ट। कहने का मतलब जैसे आप अगर जो कोई टीचर का चयन होना है तो टीचर सिलेक्शन बोर्ड हो सकता है उसमें। और अगर जो पियोन और क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन होना है तो उसमें जो है आपका कहीं कोई और दूसरा बोर्ड हो सकता है, टाइप सी और टाइप जो आपके टाइप 3 और टाइप 4 के जो सिलेक्शन का बोर्ड होता है वो हो सकता है। और अगर जो इसमें कोई प्रिंसिपल अपॉइंट करना है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब अलग-अलग अथॉरिटीज़ जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको बताएगी वो अपॉइंटमेंट करेंगी और उनको अलग-अलग पोस्ट पे जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको उन पोस्ट्स को भरेगी। ठीक है? तो ये एक जनरल सी बात है कि ऐसा होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो नीचे सबसेक्शन 2 दे रखा है। उस सबसेक्शन 2 में क्या कहता है ये भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस ये रूल्स बना सकती है रिक्रूटमेंट के बारे में, उनकी पनिशमेंट के बारे में, अपील के बारे में, अदर कंडीशन जो भी एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनके रिगार्डिंग। ठीक है? तो कहने का मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सारा का सारा कंट्रोल किसका, इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट को लेके। तो ये जो है आप पूरा का पूरा जो है म्युनिसिपैलिटी के हाथ से ये चीज़ें ये निकली हुई हैं। म्युनिसिपैलिटी को यहाँ पे बहुत कम स्कोप दिया गया है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपना कुछ चाहकर कुछ अपना कर सकें। ठीक है ना? तो इसी के बाद हम देखते हैं कि एक प्रोवाइजो जो हमने छोड़ दिया था सब क्लॉज 173 सब क्लॉज 1 में, उसका क्या कहना है? तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रोवाइजो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी टीचर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो है वो कौन-सी एक्ट से गवर्न होंगे, यानी अपॉइंटमेंट तो भले ही स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, वो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को बता रही है वो कर रही है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो टीचर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो ये अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ये किस एक्ट से गवर्न होंगे? तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 इससे गवर्न होंगे और एक इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 है इससे गवर्न होंगे। ठीक है। तो इवन स्कूल भी हो सकते हैं जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 से गवर्न हो रहे हैं और कॉलेजेस भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं जो 1973 की उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट उससे गवर्न होंगे। तो इस तरीके का जो है एजुकेशन के मामले में कंट्रोल तो बिल्कुल ही किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इसी के बाद में जो हमने ऊपर देखा था कि जो ये जो हो रहा है ऊपर अपॉइंटमेंट जो था परमानेंट स्टाफ का, तो वो जो हमने ऊपर देखा था वो यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे ये कह रखा है कि ये अपॉइंटमेंट जो है अ, कौन करेगा और इसका डिसमिसल कौन करेगा। ये जो अपॉइंटमेंट किया जाए परमानेंट सुपीरियर स्टाफ, देखिए सर्वेंट्स में जो है आपका सुपीरियर स्टाफ, परमानेंट सुपीरियर स्टाफ, उनका डिसमिसल और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो देखिए ऐसा जनरल रूल क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा, डिसमिस और अदरवाइज पनिश, यानी ये 3 तरीके की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो हैं, डिसमिसल, रिमूवल और अदरवाइज पनिश। और अदरवाइज पनिश और द सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनर, जो प्रोबेशनर जो टेम्परेरी अभी नौकरी में रखे गए हैं, जिनका 6 महीने का टाइम पूरा होना है, उनका टर्मिनेशन जो है कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या जनरल में जनरल पावर किसको? प्रेसिडेंट को दे रखी है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन इससे ऊपर दे रखा है सब्जेक्ट टू, यानी सेक्शन 57 और 73।
सबसे पहली लाइन जो है सेक्शन 57 और 73 में जो नॉन सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज हैं, ठीक है। एक तो मतलब कहने का मतलब सेक्शन 57 और 73 में प्रेसिडेंट की कोई पावर नहीं होगी कि वो किसी को डिसमिस रिमूव कर सके, वो जैसा वहाँ दे रखा है वो उसी हिसाब से गवर्न होंगे। इसी तरीके से जो आपके होंगे जो आपके सेंट्रलाइज्ड सर्विस होंगे, ठीक है? और जो एक क्लेरिकल स्टाफ के बराबर होंगे और जिनका स्केल ऑफ पे इक्वल और हायर देन लोअर स्केल ऑफ पे एडमिसिबल टू द क्लरिकल स्टाफ होगा, वो जो है अ, वो लोग भी क्या अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस अपॉइंटमेंट की बात जो कर रखी है वो क्लेरिकल स्टाफ के अपॉइंटमेंट की बात कर रखी है सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद जो बात कर रखी है वो डिसमिसल, रिमूवल और अदरवाइज पनिशमेंट की बात कर रखी है। किसकी? जो ये जो आपका प्रोबेशन पे है उसकी बात कर रखी है। तो अपॉइंटमेंट क्लरिकल स्टाफ का प्रेसिडेंट करेगा और इनका अगर जो कोई प्रोबेशनर है उसका टर्मिनेशन करना है तो वो भी प्रेसिडेंट करेगा। अब यहाँ पे एक राइटर दे दिया है, यहाँ पे एक इन्होंने एक सेफगार्ड दे दिया है कि राइट टू अपील होगी। इन सबको अगर जो निकाल दिया है, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट ने करी है, तो उनको राइट टू अपील होगी। किसको? ये जो क्लरिकल स्टाफ तो अपॉइंट किया है, ये जो प्रोबेशनर को निकाला गया है, इसकी राइट टू अपील जो है जो है इनके अलावा जिनको भी रिमूव किया गया उनकी राइट ऑफ अपील जो होगी वो उनको होगी। लेकिन सिर्फ एक आदमी को राइट टू अपील नहीं होगी, वो है सर्विस ऑफ प्रोबेशन। अगर उसको टर्मिनेट कर दिया गया तो उसकी राइट ऑफ अपील नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको प्रोबेशनर को अपील राइट टू अपील नहीं मिलती है। इसी के बाद ये कहा जाता है, तो ये राइट टू अपील किसको जाएगी? यहाँ ये राइट टू अपील जाएगी सच अथॉरिटी को। ये यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू अपील सच अथॉरिटी, और उसका टाइम और मैनर ऐसा होगा जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड हो। तो कहने का मतलब क्या है? क्लेरिकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, बाकी सबका जो जो परमानेंट सुपीरियर स्टाफ है उनका जो है उनका आपका डिसमिसल, रिमूवल, अदरवाइज पनिश भी यही करेगा। इवन प्रोबेशनर को भी जो है टर्मिनेट यही करेगा। इन सभी को जिनको ये टर्मिनेट कर रहा है, कहने का मतलब परमानेंट सुपीरियर स्टाफ जिसको भी ये टर्मिनेट कर रहा है उनको राइट टू अपील होगी। और ये राइट टू अपील किसके पास जाएगी? सच अथॉरिटी के पास जाएगी। एक राइट टू अपील जो किसके पास नहीं होगी, वो सिर्फ एक आदमी होगा जो है सर्विस ऑफ प्रोबेशनर। प्रोबेशनर होगा जिसके पास राइट टू अपील नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे इसके बारे में क्या किया, प्रोवाइजो देख लेते हैं कि प्रोवाइजो क्या कहता है। कि देखिए यहाँ परमानेंट सुपीरियर स्टाफ में जो है आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को छोड़ दो और मेडिकल ऑफिसर को छोड़ दो, जो हमने इससे पहले वाले सब चैप्टर में देख रखे हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, खासकर जहाँ जो यहाँ पे दे रखे हैं, टैक्स सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट टैक्स सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, हेड क्लर्क वगैरह वगैरह, ये जितने भी सारे दे रखे हैं, इन लोगों के अपॉइंटमेंट का इससे ऊपर वाला जो प्रेसिडेंट कर रहा था इन लोगों का अपॉइंटमेंट कर रहा था, ठीक है। अब ये जो क्या क्या कहता है, इन लोगों का अपॉइंटमेंट तो किया जाएगा, इन लोगों का अपॉइंटमेंट तो किया जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, अप्रूवल जो है म्युनिसिपैलिटी का जरूरी है। प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ जरूर लिख रखा है कि वो परमानेंट सुपीरियर स्टाफ को चुनेगा, लेकिन लेकिन वो म्युनिसिपैलिटी से उसका अप्रूवल जरूर कराएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट साहब अपने रिश्तेदारों को ही भर दें, ऐसा नहीं है। उनको एक बार अपॉइंट करने के बाद उस चीज को अप्रूव भी कराना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटी से, यही प्रोवाइजो कहता है और कुछ नहीं, ठीक है। और खासकर इन सारी पोस्ट पे जो दे रखी है। इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 70 जो है, ये भी अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट इंफीरियर स्टाफ। अब यहाँ पे ऊपर था, देखिए यहाँ आपका था सुपीरियर स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ तो सुपीरियर आ गया, यहाँ जो है आपका इंफीरियर स्टाफ है, ये इंफीरियर है। तो यहाँ इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो इंफीरियर स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला सुपीरियर स्टाफ का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट। तो दोनों में फर्क समझ गए। ऊपर सुपीरियर का जो है वो प्रेसिडेंट कर रहा है, इंफीरियर स्टाफ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर रहा है, ठीक है। और ये भी बता रखा है इंफीरियर कौन होंगे। इंफीरियर होंगे सर्वेंट्स कैरिंग स्केल ऑफ पे लोअर देन लोएस्ट स्केल ऑफ पे रेफर्ड टू इन सेक्शन 74। ये जो होंगे ये इंफीरियर स्टाफ होगा, ठीक है। प्रोवाइजो इसमें दे रखा है कि जो एक यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है
कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो अपॉइंटमेंट नहीं करेगा जो जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट कर रखे हैं, यानी जो प्रेसिडेंट ने सुपीरियर स्टाफ के अपॉइंटमेंट कर रखे हैं, वो उन लोगों को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं करेगा। वो स्पेसिफिकली पावर प्रेसिडेंट की है और वो स्पेसिफिकली बता रखा है इससे ऊपर सेक्शन 74 में। उसके साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो उनकी एक्सटेंट ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफिसर की, वो सिर्फ कितनी है, वो सिर्फ इंफीरियर स्टाफ को ही अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को नहीं। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि पनिशमेंट और डिसमिसल कौन करेगा, ये जो इंफीरियर स्टाफ है इसका। ठीक है? तो यहाँ पे जनरल रूल क्या है? देखिए, जहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वहाँ तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, लेकिन जहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, वहाँ इंफीरियर स्टाफ का डिसमिसल या कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन तीनों में से, जैसे कि डिसमिसल, रिमूवल, अदरवाइज पनिश, तीनों में से कोई सी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है, वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है? इसी के बाद इवन वो जो है आपका कोई प्रोबेशन पे काम कर रहा होगा, इंफीरियर स्टाफ जो प्रोबेशन पे काम कर रहा होगा, इवन उसका उसका भी टर्मिनेशन अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो वो करेगा, नहीं है तो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है? इन सभी को राइट टू अपील होगी, लेकिन किसको राइट टू अपील नहीं होगी? जो प्रोबेशनर टर्मिनेट हुआ उसको राइट टू अपील नहीं होगी। इसी के बाद कहते हैं राइट टू अपील किसको करी जाएगी? ये बता रखा है सच अथॉरिटी को करी जाएगी और टाइम और मैनर उसमें करी जाएगी जितना प्रिस्क्राइब किया गया। तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली जो 74 है, उसी की तरीके से ये 75 और 76 है। सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ पावर बदल गई है। ऊपर प्रेसिडेंट के हाथ में पावर थी, यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में पावर है। इसके अलावा सारी चीजें बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं। इसी के बाद हम देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ पावर। ठीक है? लिमिटेशन ऑफ पावर जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है। ठीक है? तो ये ऊपर जो दी गई पावर्स हैं 71, 73, 74, 75, 6 मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर है सारी, वो क्या है? वो किसके अधीन होंगी? सब्जेक्ट होंगी सेक्शन 78 के तहत होंगी। ठीक है? या वो किसके तहत होंगी? जो रूल बनाए गए होंगे, चाहे वो कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट को लेके हैं, जो भी रूल्स बनाए गए होंगे उनके अधीन होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं बिल्कुल कंप्लाई करेंगे सेक्शन 78 को, और कहते हैं कोई भी रूल बनाया गया है इस रिगार्ड में उसको। तो ये जो है, ये दोनों चीजें ये आपके सब क्लॉज कहते हैं। ठीक है? फिर देख लेते हैं सब क्लॉज 2 क्या कहता है। The provisions of section 74, 75, 76 shall be subject to, देखिए 74, 75, 76 सुपीरियर स्टाफ और इंफीरियर स्टाफ के बारे में ये सारी बातें कर रहा है कि ये जो सुपीरियर स्टाफ को अपॉइंट करना या इंफीरियर स्टाफ को अपॉइंट करने वाले जो ये ऊपर वाले प्रोविजंस हमने देखे हैं, ये क्या होंगे? ये सब्जेक्ट टू होंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम मंथली सैलरी जो होगी, इनकी जो होगी वो किसके हाथ में होगी? उसकी पावर म्युनिसिपैलिटी के हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में होगी। कहने का मतलब जिसके भी हाथ में अपॉइंटमेंट की पावर है, उसी के हाथ उसी वही क्या है डिटरमाइन करेगा मैक्सिमम और मिनिमम जो सैलरी है उसको। ठीक है? maximum minimum monthly salary prescribed in those sections with reference to respective powers of municipality president and executive power over the staff। तो यहाँ सिंपल बिल्कुल सरल सी बात है। यहाँ ये पावर है सैलरी को, जो मैक्सिमम और मिनिमम है, ये सैलरी कौन डिसाइड करेगा? इस पे भी लिमिटेशन कर दी गई है कि इसमें ये नहीं कि प्रेसिडेंट मतलब अनलिमिटेड पावर्स हैं इनकी और खुद ही ये मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी डिसाइड कर लें। ठीक है? ये क्या है? ये मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी के लिए गवर्न होंगे, जैसा कि प्रोविजंस में दे रखा है, और ये उन प्रोविजंस के हिसाब से ही चलेंगे, उससे अलावा नहीं चलेंगे। ठीक है? ये लिमिटेशंस हैं इनके पावर पे। इसी के बाद 77 ए देख लेते हैं, ये क्या कहता है। अब अपीलेट अथॉरिटी, अब इन लोगों के पास जो ऊपर ये लोग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में रिमूव करे गए हैं, ये लोग आदमी ऊपर जो अपॉइंट करे हुए आदमी थे, जितने भी थे, चाहे वो इंफीरियर स्टाफ था चाहे वो सुपीरियर स्टाफ था, इन्होंने क्या राइट टू अपील करी अपीलेट अथॉरिटी पे। ठीक है? जहां ऊपर लिखा हुआ था सच अथॉरिटी,
तो वो अपीलेट अथॉरिटी की बात करी गई थी वहाँ पे। अपीलेट अथॉरिटी पे इन्होंने अपील करी, तो अपीलेट अथॉरिटी को क्या पावर होंगी? वो क्या कर सकती है? सेट असाइड कर सकती है, रिड्यूस या कन्फर्म कर सकती है पेनल्टी जो इन्होंने दी है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी ने दी हो, प्रेज़िडेंट ने दी हो, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ने दी हो। इसी के बाद ये क्या कर सकती है? रेमिट कर सकती है, वापस भेज सकती है केस, जो इन्होंने सुना है, और किसके साथ? विद डायरेक्शंस इसको केस को वापस भेज सकती है। तो ये 77 जो है वो कहता है। ठीक है? इसी के अलावा हम देख लेते हैं 77 बी। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और ये एक लास्ट सेक्शन भी है इस सब चैप्टर में, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये सस्पेंशन के रिगार्डिंग है और सस्पेंशन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। देखिए क्या होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो ऊपर हमने 3 तरीके की देखी, जिसमें डिसमिसल भी है, रिमूवल भी है, और क्या है, कोई अदर पनिशमेंट भी है। कि इस तरीके की 3 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई, ठीक है? तो उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में जब ऐसी प्रोसीडिंग्स किसी पे चल रही होंगी, तो एक पावर दी गई है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे यहाँ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट लिखा हुआ है, जो भी उसको जो है डिसमिस, रिमूव या अदरवाइज पनिश कर रही होगी, कि वो क्या कर सकता है, वो सीधे इन लोगों को ऐसे इतना बड़ा एक्शन इनके खिलाफ ना ले, और इनके क्या है, इनको सस्पेंशन कर दे। तो कुछ इस तरीके से अलग-अलग तरीके से इसको सस्पेंशन की बात को कहा गया है। तो सबसे पहले जो सब क्लॉज़ 77 बी का 1 है, उसको देख लेते हैं, कि जो अथॉरिटी जो भी कॉम्पिटेंट है, जिसने जो पनिशमेंट इनको दी है, वो क्या करेगी? एन ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी में प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन। तो उनको क्या एक एडिशनल पावर भी होगी, कि वो सस्पेंशन के अंडर भी इन लोगों को भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं? जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है उनके खिलाफ स्टार्ट कर दी गई हों और वो पेंडिंग हो, उस समय सस्पेंड कर सकते हैं। और जब क्रिमिनल केस जो इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड हो, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो, उस समय भी सस्पेंशन उनका कर सकते हैं। तो ये 2 ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है वो सस्पेंड कर सकती है इनको। ठीक है? सब क्लॉज़ 2 देख लेते हैं। सब क्लॉज़ 2 क्या कहता है? जहाँ कोई पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल किसी पे किया जाता है, ठीक है? और वो सेट असाइड कर दी जाती है अपील में, और उसके बाद जो है उसको रेमिट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है उस अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, और उस अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा ये डायरेक्शन दी जाती है कि इसकी फर्दर इंक्वायरी करें। तो उस सिचुएशन में ये बता रखा है कि ये जो ऑफिसर और सर्वेंट जो जिसका केस वापस फर्दर इंक्वायरी के लिए भेजा गया है, वो क्या है, डीम्ड सस्पेंडेड ही माना जाएगा, और उसका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि रेमिट कर दिया है तो उसका सस्पेंशन खत्म हो गया हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका सस्पेंशन जो है कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिमूवल। जोन से भी दिन ऑर्डर जिस दिन हुआ था उसका डिसमिसल या रिमूवल का, उस दिन से वो क्या है, उस दिन से वो सस्पेंशन जो है वो लगा हुआ रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली क्या है, ऊपर वाला सब क्लॉज 2 तो ये जो है स्पेसिफाई नहीं करता ये किसने किया है, यानी जो है ये किसी भी अथॉरिटी ने किया एक्सेप्ट कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में स्पेसिफिकली आपका सब क्लॉज 3 में दे रखा है, कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई ये जो ऊपर दिए गए किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में किसी को सस्पेंड किया गया है, तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट ऑफ अपील के पास, ये कोर्ट ऑफ लॉ के पास जो है ये मैटर जाता है, और वो जो है कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या करता है, वो उसको केस को क्या करता है, रेमिट कर देता है, वापस भेज देता है, और रेमिट करके वो कहता है कि फर्दर इंक्वायरी भी करें इसकी। अगर इस तरीके की डायरेक्शन भी दे देता है, तो उस सिचुएशन में ये जो ऑफिसर है और ये जो सर्वेंट है जिसका रेमिट होके केस आया है, वो क्या है, उसका सस्पेंशन कंटिन्यू माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, नहीं। वो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, कौन-सी तारीख से, जब से उसका ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिमूवल हुआ उस तारीख से। तो ये सब क्लॉज़ 3 कहता है, ठीक है? सब क्लॉज़ 4 देख लेते हैं क्या कहता है? इसी के बाद ये कहता है कि रिवोक कौन करेगा? देखिए ये सस्पेंशन, सस्पेंशन किसने किया था? सच अथॉरिटी कौन थी? चाहे वो म्युनिसिपैलिटी भी हो सकती है, प्रेज़िडेंट भी हो सकता है, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है। तो इन तीनों को ही तो सस्पेंशन करने की पावर थी। तो इन तीनों ने तो सस्पेंशन कर दिया। अब इस सस्पेंशन के बाद जो है, इसको रिवोक करने की पावर किसके पास है? वो एपेलेट अथॉरिटी के पास है, जिसके पास भी अपील जाएगी। ठीक है? तो ये जो है, ये बताता है कि ये सस्पेंशन जो है रिवोक किसके द्वारा किया जाता है? अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। इसी के बाद
सब क्लॉज 5 है, सब क्लॉज 5 देख लेते हैं कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो अगर जो किसी इस पूरे के पूरे चैप्टर के तहत अगर म्युनिसिपैलिटी किसी को सस्पेंड करती है, तो वो कैसे सस्पेंड कर सकती है? वो इंडिविजुअल तो है नहीं। तो किसकी तरह? प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए तरह। ये तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है म्युनिसिपैलिटी, तो ये कैसे करेगी? ये जो है ये 2/3 मेजॉरिटी से करेगी, क्योंकि ये एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये अपनी 2/3 मेजॉरिटी से, जो भी मेंबर्स की मेजॉरिटी है उससे सस्पेंड करेगी जिस आदमी को भी करना है। इसी के बाद सब क्लॉज 6 देख लेते हैं। सब क्लॉज 6 क्या कहता है? देखिए यहाँ ये कहता है कि कोई भी ऑफिसर या सर्वेंट अगर सस्पेंड होता है, ठीक है? तो उस सस्पेंशन के टाइम में उसको क्या मिलेगा? क्या उसको पूरी सैलरी मिलेगी? तो ये वो कहता है नहीं, उसको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? तो ये जो है ये आपका पूरा का पूरा सस्पेंशन के इर्द-गिर्द जो है ये 77 घूमता हुआ हमको मिला है। ये थीम है इस पूरे-पूरे सेक्शन का। तो अब हम यहाँ आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है सब चैप्टर लेंगे स्पेशल प्रोविजंस एज़ टू सर्टेन सर्वेंट्स। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।